हेलो गाइस, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। कल के जो लेक्चर था उसके अंदर हमने जो किया था हमारा नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था और उसके एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि भारत की जो सोच है वो शीत युद्ध को लेकर क्या थी। और जब दुनिया बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जब युद्ध हुआ था तो पूर्वी और पश्चिमी यूरोप के रूप में जब विभाजन हुआ था तो उसको लेकर भारत की क्या सोच रही थी। मेन पॉइंट ये है कि भारत की सोच शीत युद्ध के दौरान जितने भी काम हुए थे उसमें क्या थी। तो आज हम वो सब पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी। हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में 5 नेताओं ने मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था शीत युद्ध के दौर लेक्चर में, जितना भी हमने पढ़ा उसके अंदर। ठीक है, तो भारत ने क्या किया था उसमें सजग और सचेत रूप से अपने को 2 महाशक्तियों की खेमेबंदी का मतलब है पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, ठीक है, से अलग रखा। दूसरे इनकी भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों की महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद है भारत की नीति न तो सकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता। ये जितनी भी चीज़ें हुई थी इन चीज़ों को लेकर भारत न तो नकारात्मक सोच थी उसकी और न ही उसकी निष्क्रियता थी। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुट निरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंद्विता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की कोशिश की और इस तरह अपने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से उन्होंने रोका। भारत ने राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने तथा मध्यस्थता करने के लिए हुआ। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरिया युद्ध के दौरान ठीक है, कोरिया युद्ध के दौरान की बातें बता रहे हैं। यहाँ यह याद रखना भी ज़रूरी है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों के संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका था सोवियत संघ के खेमों से नहीं जुड़े थे। भारत ने उन सबको जोड़ने की बहुत कोशिश की थी जो अमेरिका और सोवियत संघ जो बंटवारा हुआ था तो अमेरिका से नहीं जुड़े थे और सोवियत संघ से नहीं जुड़े थे। ठीक है, नेहरू ने संतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया। तो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि साथ मत छोड़ो, अगर पकड़ मजबूत नहीं कर सकते तो ढीली ही सही। कुछ लोगों ने माना कि गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता है। ये बात ठीक नहीं है। गुट निरपेक्षता की नीति ने कम से कम 2 तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। पहली बात तो यह है कि गुट निरपेक्षता के कारण भारत ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित में क्या हुआ, सदता होता होने की महाशक्ति और उनके खेमों के देशों का। ठीक है, दूसरी बात बता रहा है कि भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब की कोशिश करे। नहीं, मतलब इसमें ये बात बताई जा रही है कि भारत जब अमेरिका के पास है, ठीक है, तो अमेरिका उसका साथ दे रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अमेरिका जब साथ छोड़ उसे ऐसा लगा कि अमेरिका उसके विपरीत हो रहा है तो उससे पहले वो सोवियत संघ से अपनी दोस्ती कर लेता था भारत। ठीक है, ये बात बताई जा रही है इसके अंदर। भारत हमेशा इस स्थिति में ही रहता था कि एक महाशक्ति अगर उसका साथ छोड़ भी दे तो वो पहले ही दूसरी जो महाशक्ति है उसके करीब जाने की कोशिश करे। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वह दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता है। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही दोष जमा सकता था। भारत की गुट निरपेक्षता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई थी।
हम यहाँ ऐसी 2 आलोचनाओं की चर्चा करें। देखो शॉर्ट नोट्स में तो सिर्फ इसमें 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आएगा भारत की कूटनीतिकता की नीति की कई कारणों से आलोचना की गई थी, वो आलोचनाओं को लिखिए। या फिर शॉर्ट में ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन सी कितनी आलोचनाएं की थी, तो 2 आलोचनाएं हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखनी होंगी। आगे देखते हैं हम। आलोचनाओं का एक तर्क यह है कि भारत की कूटनीतिकता कैसी थी, सिद्धांत विहीन थी। अब तक हमने 2 क्वेश्चन देखे थे पीछे, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि आलोचना का एक तथ्य है, यानी कि भारत की गुटनिरपेक्षता कैसी थी, तो इसका आंसर होगा सिद्धांत विहीन थी। ठीक है। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा है। आलोचनाओं का दूसरा तर्क, ये पहला तर्क था हमारा। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमारा दूसरा तर्क स्टार्ट हो जाता है। आलोचना का दूसरा तर्क है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं थी। ठीक है, भारत को जो व्यवहार स्थिरता क्यों नहीं बताई गई है, क्योंकि उसको लगता था कि अमेरिका मेरा साथ छोड़ देगा तो वो पहले ही सोवियत संघ की तरफ जाकर उससे दोस्ती कर लेता था, इसलिए स्थिरता नहीं बताई गई है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का व्यवहार कैसा था, अस्थिर। देखो कई बार क्या होता है कि हम पढ़ते हैं कि स्थिर नहीं थी, ठीक है, और क्वेश्चन में दे दे कि अस्थिर, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्थिर नहीं थी और अस्थिर एक ही बात होती है। कई बार भारत की स्थिति विरोधाभास रही है। ठीक है, महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देशों की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमों में शामिल होना माना। भारत की सरकार का दृष्टिकोण क्या था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी, और ये संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे से संबंध बनाने से नहीं रोकी। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेशी नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। ठीक है, बहरहाल गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार शामिल है। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव, और यदि ये देश साथ आ जाए तो एक सशक्त हो जाए। ठीक है, अब हमें ये पढ़ चुके हैं, चैप्टर हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। हम एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन इसमें कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन रहे हैं, एक तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि एक स्तर पर भारत ने किन 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी। भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी, तो क्वेश्चन पूछ सकता है शीत युद्ध के दौरान भारत ने किन 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन बनेगा सजग और सचेत। ठीक है, भारत की जो नीति थी वो कैसी थी, तो वो नकारात्मक नहीं थी और निष्क्रियता भी नहीं थी। ठीक है, इसका मतलब सकारात्मक नीति थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है वो ये बनेगा यहाँ से हमारा कि ये भारत की गुटनिरपेक्षता कैसी थी, सिद्धांत विहीन थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बनता है कि 3 आलोचनाओं के बारे में आलोचना। ठीक है, इन आलोचना पे बनती है कि 2 आलोचना थी, और बड़े क्वेश्चन में कि वो आलोचना कौन सी थी, तो हमें विस्तृत रूप से करना पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं चरण, इसके चरण के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। कक्षा को बराबर संख्या वाले 3 समूह में बांटे, मतलब क्या कि इसमें क्या है, थोड़ा सा ऐसे एक सीक्वेंस में नहीं दे रखा, इसलिए बता रहे हैं कि इसको 3 भागों में बांटना पड़ेगा। प्रत्येक समूह दुनिया के इन 3 खेमों में से किसी एक की नुमाइंदगी करेगा। पूंजीवाद दुनिया किसको बोला गया है, पूंजीवाद दुनिया जो थी वो कौन सी थी, अमेरिका। साम्यवादी दुनिया कौन सी थी, साम्यवादी हमारे सोवियत संघ। और तीसरी दुनिया, ठीक है, लास्ट में जो हुआ था वो तीसरी। अध्यापक ऐसे 2 संवेदनशील मुद्दों को चुनेंगे जो शीत युद्ध के दौरान विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर चुके हो। कोरिया वियतनाम संकट अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में विस्तृत रूप से हमें नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया कि कोरिया अभी भी सेपरेट है।
प्रत्येक समूह को संबंधित मुद्दे पर घटना चक्र बनाने को कहें। उनको अपने समूह के दृष्टिकोण से एक प्रस्तुति करनी होगी। इस प्रस्तुति में घटना का कालक्रम, उसके कारण हो, समस्या के समाधान के लिए उनका कार्यक्रम शामिल हो। प्रत्येक समूह को कक्षा के सामने घटना चक्र प्रस्तुत करने को कहे। अध्यापकों के लिए कुछ बातें दी गई हैं, क्या पढ़ लेते हैं। छात्रों को ध्यान दिलाएं कि किस प्रकार इन संकटों से संबंधित देशों और शेष विषयों को प्रभावित किया। इन देशों की वर्तमान स्थिति से भी जुड़ाव जोड़कर चर्चा करें। इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने में संयुक्त राष्ट्र संघ और तीसरी दुनिया के नेताओं की भूमिका। तीसरी दुनिया जवाहरलाल नेहरू ने के बारे में जो हुई थी ना, उसको तीसरी दुनिया। कोरिया वियतनाम संकट में भारत की भूमिका और संदर्भ के लिए लिया जा सकता है। शीत युद्ध के बाद वाले दौर में हम इस प्रकार के संगठनों को कैसे डाल सकते हैं, इस विषय में वाद विवाद शुरू करें। ठीक है, और इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है सीमित परमाणु परीक्षण। इसके बारे में मैंने शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं जो मैं आपको समझाऊंगी, बट वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं। थोड़ा सा इसके आगे और दिया गया था, हमारा लास्ट पॉइंट था यदि ये देश साथ आ जाए तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। ठीक है, गुट निरपेक्षता का आशय कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देश अपनी स्वतंत्रता विदेशी नीति अपना सकते हैं। ये आंदोलन मौजूद असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर टिका है। अपने आप में ये विचार बुनियादी महत्व के हैं और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक हैं। ठीक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन हमारे जो है सीमित परमाणु परीक्षण जो हमारा 1960 के दशक में जो किया गया था हमारा, कि परमाणु बम के परीक्षण पे जो हस्ताक्षर किए गए थे कि ये नहीं होंगे, वो सब के बारे में बताया गया कि कब वो परीक्षण हुए थे। ठीक है, उसके बारे में सब कुछ यहाँ पर बताया गया। तो कल के लेक्चर में हम ये देखेंगे। थैंक यू गाइस।